नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए 9 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए सेग्रीगेट किए हैं। डिटेल में उनकी पूरी एनालिसिस आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में 2-3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं सेपरेट वीडियोस में कवर करूंगा। तो ओवरऑल होलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स की हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की। ओवरऑल रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते आपको पता है बहुत सारे हमारे मेडिकल ग्रेजुएट जो कि बाहर के देशों में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कि कजाकिस्तान में, यूक्रेन में, इनको किसी मजबूरी के चलते इंडिया के अंदर वापस आना पड़ा। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई कोविड-19 की, या फिर कह लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर की, तो कोई अपने फाइनल ईयर में था, कोई थर्ड ईयर में था पढ़ाई के। तो जब वो इंडिया के अंदर वापस आए तो नेचुरली उनका मन किया कि इंडिया के अंदर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब टेक्निकली वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में। चाहे आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप के लिए आपको किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। अब इस एनरोलमेंट में इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको समझेंगे। फिर दिल्ली की सरकार यहां पे लेके आई है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023। दिल्ली के अंदर जितने भी ओला, उबर जैसी कैब चल रही है, फिर जो स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी प्लेटफॉर्म से, इनके लिए कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो नए कानून क्या है, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर ओवरऑल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कि हाथी और ह्यूमंस की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, हाथी आके जो फसलें खराब कर ले जाते हैं। फिर जो पावर लाइंस होती हैं ओवरऑल पावर स्टेशंस की, उनके साथ टकरा के, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, अभी ट्रांसफार्मर के चारों तरफ आपने बाउंड्री नहीं लगा रखी हो, ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही, कोई हाथी जाके उससे बढ़ गया, उसमें बुद्धि है नहीं कि यहाँ पे करंट है, तो वो इलेक्ट्रोलिक्यूट होकर खत्म हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया एलिफेंट की डेथ्स को रोकिए। तो यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि भाई प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इंडिया के अंदर कितने एलिफेंट है, कौन सी स्पेशीज के एलिफेंट्स, इसके रिस्पेक्ट में बात देखेंगे। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल्स की बात की जाए तो एडिटोरियल में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के ऊपर कुछ कमेंट किया गया, इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे। उसके साथ साथ स्नैप जजमेंट प्रोजेक्ट चीता को लेके ओवरऑल, अभी देखिए 12 चीता आए थे आपके साउथ अफ्रीका से, 8 आए थे नामीबिया से, 2 साउथ अफ्रीका वाले मर गए, 1 नामीबिया वाले मर गए। तो 20 में से 3 चीता की मृत्यु हो चुकी है, 15% जो चीता लेके आए गए थे वो मर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट दिया गया है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट चीता जैसे इनिशिएटिव्स को लॉन्गर टर्म में देखने की जरूरत है, ये बोला गया। फिर ओवरऑल यहाँ पे जो स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर रहे हैं, फिनलैंड ज्वाइन कर चुका है, स्वीडन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ज्वाइन कर लेगा अगर टर्की सपोर्ट कर देता है थोड़ा सा भी। तो ओवरऑल कैसे यहाँ पे नाटो ने एक गेन कर लिया है ओवरऑल पुतिन के यूक्रेन मिस एडवेंचर्स के चलते, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको डिस्कस करेंगे। और आखिरी पोखरण 2 1998 में जो हमारी सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उसने इंडिया की इमेज को, इंडिया की रैपो को इंटरनेशनल स्टेट पे बहुत बड़ा किया। तो इतने डिटेल्ड आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, और भी कर सकता था, बट मैं हाँ एडिटोरियल और करंट अफेयर्स को थोड़ा कंसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूं, और इंडिविजुअल बेसिस पे आपके लिए और रेलेवेंट करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं लेके आऊंगा डेली बेसिस पे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने अपनी ऐप बना रखी है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, आप मेरी ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो उसमें एक क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज मैंने अवेलेबल करवाई थी, बट आगे आने वाले समय में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज और कुछ बुक्स आपकी पढ़ाई से जो सीधे सीधे रिलेटेड है उनको लेके आऊंगा। इस तरीके की इनिशिएटिव्स मैं आगे आने वाले समय में लॉन्च करूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके इन प्रॉपर टाइम फ्रेम। ओके, तो आप एक बार ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड्रॉयड का भी और आईफोन iOS की ऐप का भी। चलिए पहली न्यूज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कैन इंटर्न इन इंस्टीट्यूट। वीडियो को शेयर करना जरूर कर देना दोस्तों, यूट्यूब एल्गोरिदम में प्रमोशन के लिए। चलिए, स्टेट मेडिकल काउंसिल डिनाई नहीं करेंगे अलॉटमेंट को मेडिकल कॉलेजेस के फॉर इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इंडिया के लोग हैं और ओवरऑल बाहर गए थे पढ़ने के लिए, और वो पढ़ के वापस आ गए हैं, अब मान लो उनके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मेडिकल कॉलेज में अगर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो इस बेसिस पे कि वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनको इंटर्नशिप डिनाई नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, ये इंटर्नशिप का मुद्दा तब भी उठा था जब इमरजेंसी बेसिस पे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बड़े तादाद में ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे वो इंडिया के अंदर लौट के आ रहे थे। उस समय तो ये भी डिमांड उठी थी कि भाई 3 साल हमने यूक्रेन में पढ़ाई कर ली, अब 2 साल की मेडिकल डिग्री हमें इंडिया के अंदर कर लेने दो। तो उसके लिए तो भाई सीधे सीधे मना कर दिया गया था। लेकिन इंटर्नशिप
इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है जिसको इंडिया के अंदर करने देना चाहिए। अब क्या है कि हमारी जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के कॉलेज हैं, खासकर जो सरकारी कॉलेजेस हैं दोस्तों, सरकारी मेडिकल कॉलेज में वरीयता उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने इंडिया के अंदर से एजुकेशन की है और प्रेफरेबली किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से मेडिकल एजुकेशन की है। क्योंकि देखिए इंटर्न्स की भी जो पोजीशंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इंटर्न रिक्रूट की जाती है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो आज एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आई है केरला से। केरला में एक फीमेल एमबीबीएस इंटर्न, वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में शाम को डिप्लॉयड थी, एक पेशेंट आया, उस पेशेंट ने एकदम से अटैक करना शुरू कर दिया, उस पर्टिकुलर इंटर्न को स्टैब कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो केरला में इसको लेके भी काफी बवाल हो रहा। तो इंटर्न्स वो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स होते हैं जो अपनी एमबीबीएस की तैयारी कर चुके हैं, मतलब पढ़ाई कर चुके हैं पूरी, और उसके बाद फाइनल डॉक्टर बनने से पहले, अपना क्लिनिक खोलने से पहले वो ओवरऑल इंटर्नशिप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अलग अलग स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के पास जाके अप्लाई कर रहे हैं कि हमें एडमिशन दे दो, हमें एडमिशन दे दो, लेकिन एडमिशन दिया नहीं जा रहा स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहां पे डायरेक्शन इशू किया है सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को कि जितने भी तुम्हारे नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अंदर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी कंसीडर करो। सीधे सीधे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इसके बेसिस पे आप उनको रिजेक्ट मत करो, ना ही उनके डोमिसाइल के बेसिस पर रिजेक्ट करो। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे दोस्तों। असल में प्रॉब्लम भी बात ये है ना कि फॉरेन में मेडिकल की पढ़ाई तो आसान है। अब कोई बंदा यहां से कजाकिस्तान और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करके वेस्टर्न कंट्रीज में मेडिसिन प्रैक्टिस करने का सपना रखे, तहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ये स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर के देशों में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनका मूड बन जाए कि इंडिया में वापस आके पढ़ेंगे, तो इनको कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्टेट मेडिकल काउंसिल को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए हैं कि भैया 1 साल का ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें आप इनको एडमिशन दीजिए, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। फिर आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बवाल भरसक मचा हुआ है। इमरान खान को 8 दिन के रिमांड में भेजा गया है, ठीक है ना। इनके और समझ लीजिए जो शहबाज शरीफ इनके घर के ऊपर भी यहां पे अटैक हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एकदम से इनको उठा लिया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इनको अरेस्ट किया है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो नेशनल एंटी अकाउंटेबिलिटी जो कोर्ट है ना, वहां पे पेश किया गया इमरान खान को, और उसके जज साहब मोहम्मद बशीर थे। ये मोहम्मद बशीर वही जज हैं जिन्होंने पिछले नवाज शरीफ और उनकी डॉक्टर मरियम को कन्विक्ट किया था। क्यों कन्विक्ट किया था? क्योंकि उनके पास लंदन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। तो यहीं पे इमरान खान को भी 8 साल के लिए जुडिशियल रिमांड में दे दिया गया है। सॉरी, जुडिशियल रिमांड नहीं, एनएबी को दे दिया गया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के लिए, कि हाँ भाई 8 दिन तक आप पूछताछ कर सकते हो। यहां पे एनएबी के लॉयर्स ने 14 दिन का रिमांड मांगा था। इमरान खान का लॉयर बोल रहा था कि भाई ये अरेस्ट ही इलीगल है, तो यहां पे इमरान खान को अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। और फाइनली अगर आप देखो तो ये जो एंटी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, इसने 8 साल की ओवरऑल रिमांड ग्रांट कर दी। तो मतलब अब इमरान खान से बैठ के 8 दिन तक सवाल जवाब किए जाएंगे कि तुमने कहां कहां करप्शन किया। तो ओवरऑल अल-कादे ट्रस्ट केस, जहां पे एक ट्रस्ट के थ्रू इमरान खान और इनकी वाइफ बुशरा बीबी ने ओवरऑल $268 मिलियन की प्रॉपर्टी अपने नाम पे की, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। फिर तोशा खाना केस, जहाँ पे ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल कैपेसिटी में जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको बेच देना, इन सब चीज़ों के चलते एक बड़ा केस चलाया जा रहा है इमरान खान के ऊपर। इस प्रकार का करप्शन पहले भी किया गया, बट इमरान खान उस समय की आर्मी और सरकार के लिए थोड़ा खतरा बन गए हैं, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बहुत भरसक बवाल मचा हुआ है लाहौर में, पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इमरान खान के प्रोटेस्टर्स ने काफ़ी बवाल मचाया। इनफैक्ट अगर आप देखो तो शहबाज शरीफ ने इन पर्टिकुलर अटैक्स को टेररिस्ट अटैक बोला, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के अगेंस्ट अटैक बोला। तो इनके घर तक में भी 500 मिस्क्रिएंट्स घुस गए, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस समय पे सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी टेंस है। एक न्यूज़ हम देखें, कर्नाटका से निकल के आ रही, असेंबली पोल्स में 72.68% टर्नआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर ये जो टर्नआउट है दोस्तों, ये रूरल इलाकों में। जो बेंगलुरु की अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 28, वहां पे टर्नआउट केवल 54.51% देखा गया है। ये हमें कहां से पता चल रहा है? ये हमें एग्जिट पोल से पता चल रहा है। एग्जिट पोल के अलग अलग रिजल्ट्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स में, सारे रिजल्ट्स में दिख रहा है कि ओवरऑल यहां पे कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं, बट सबसे ज्यादा सीटें यहां पे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को मिलेंगी। तो एग्जिट पोल की बात माने तो कांग्रेस सरकार बना लेगी कर्नाटक के अंदर। बहरहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये नहीं बात करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है, हम समझेंगे कि एग्जिट पोल क्या होते हैं और ओपिनियन पोल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। देखिए, जो एग्जिट पोल होता है ना,
वो बेसिकली एक सर्वे के थ्रू, ये सर्वे फेस टू फेस भी कंडक्ट की जा सकती है, ऑनलाइन मोड भी कंडक्ट की जा सकती है। फेस टू फेस वोटर से पूछता है कि भाई आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हो और आप अपने वोटों के आधार पर बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा। पहली बार सेकेंड लोकसभा इलेक्शन 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने एक ऐसा पोल कंडक्ट किया था। और देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया चैनल्स इस प्रकार के पोल्स को कंडक्ट करवाते हैं, बहुत आम है। अब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, ये दो पोल होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एग्जिट पोल पोस्ट वोटिंग पोल और सर्वेज है, मतलब ओवरऑल पोल होने के बाद अगर आपने यहां पे लोगों का राय पूछी तो उसको आप बोलोगे एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले होते हैं, तो इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले जो पोल हो रहे हैं उनको आप बोलते हो ओपिनियन पोल। इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जो सर्वे हो रहा है उसको आप बोलते हो एग्जिट पोल। ठीक है। 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन एंड एग्जिट पोल। क्या ओपिनियन और एग्जिट पोल को होने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोक सकता है? जी नहीं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई स्टैट्यूटरी सैंक्शन है नहीं, आर्टिकल 324 के अंदर कोई होलिस्टिक लॉ यहां पे इंस्टीट्यूट नहीं किया गया सरकार के द्वारा, उसके चलते कैसे भी करके एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन 2010 में सेक्शन 126 ए इंक्लूड किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जिसमें एग्जिट पोल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इन रिस्ट्रिक्शंस में क्या बोला गया कि भाई देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा पीरियड जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है, इस पर्टिकुलर पीरियड में ना ही आप कोई एग्जिट पोल कंडक्ट कर सकते हो और ना ही इस एग्जिट पोल की फाइंडिंग्स को पब्लिश कर सकते हो या पब्लिसाइज कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया तो 2 साल की सजा हो जाएगी। मतलब अभी के लिए नियम कानून दोस्तों ये है कि जो एग्जिट पोल होते हैं, सीधी सीधी बात है, आपने देखा होगा कि कई बार जब आप वोट डाल के निकल रहे होते हो अपने वोटिंग बूथ से कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह लोग खड़े होते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, इस तरीके से करके। अब क्या इस डाटा को कंपाइल किया जाता है, जब लास्ट फेज इलेक्शन का खत्म हो जाता है ना, तब इस कंपाइल्ड एग्जिट पोल के डाटा को अलग अलग न्यूज चैनल टेलीकास्ट करना शुरू करते हैं। चूंकि ये कर्नाटका के इलेक्शन एक हाईली आप कह लो वायरल टॉपिक है, तो इस वायरल टॉपिक के ऊपर हर कोई टीआरपी खींचना चाहेगा, तो पहले से ही ये जो न्यूज चैनल्स है ना, वो न्यूज चैनल ओवरऑल अपने अपने संवाददाताओं को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोस्ट बूल में भेज देते हैं। बहुत सारे लोगों के जवाब रिकॉर्ड करवाते हैं, 1000-2000 लोगों के, और उसके बाद अपने चैनल पे लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस होने के बाद एक एग्जिट पोल निकाल देते हैं। उसी एग्जिट पोल का नतीजा है कि यहाँ पे आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पेक्ट में कितने वोट मिल सकते हैं, कितने वोट नहीं मिल सकते हैं, इसका एक ब्यौरा सा दे रखा है। ये ब्यौरा कहां से आया? इन मीडिया चैनल्स के पास। ये ब्यौरा यहीं से आया कि जब लोग पोल से, वोटिंग बूथ से पोल डाल के निकलते हैं, तो यहाँ पे मीडिया चैनल वाले खड़े रहते हैं, पूछते हैं भैया आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, उसके बेसिस पे एग्जिट पोल निकालते हैं। तो बेसिकली एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आप कंडक्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन होने के बाद ही आप इनके रिजल्ट्स को अनाउंस करोगे। क्योंकि एक बार लास्ट फेज ऑफ पोल हो गया, उसके बाद तो वोटिंग हो चुकी है ना, तब ओवरऑल इनके रिजल्ट्स किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। लेकिन जब वोटिंग चल रही है, उस समय पे अगर आप एग्जिट पोल में बोलने लगो कि कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की लहर नहीं है, तब तो ओवरऑल आप कह लो कि उल्टा पड़ सकता है मामला। फिर आगे, गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम टू रेगुलेट कैब एग्रीगेटर्स डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स। यहां पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, दिल्ली की सरकार ने ट्यूसडे को अनाउंस की है एक ड्राफ्ट मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023, जिसमें कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स को हम यहां पे इंश्योर करेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेज को हम लोग यहां पे प्रमोट करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूजेज केवल 4 व्हीलर्स की बात नहीं हो रही, यहां पे 2 व्हीलर्स को भी इंक्लूड करके बोला जा रहा है। इस पर्टिकुलर स्कीम का ड्राफ्ट जब यहां पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया, तो उसको अप्रूव भी किया गया और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ओवरऑल अप्रूवल के लिए भी यहां पे भेजा गया। इस स्कीम में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं, उनको अपनी कैब के अंदर एक पैनिक बटन लगाना पड़ेगा। और ये जो पैनिक बटन है, वो दिल्ली पुलिस की 112 दिल्ली पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। अगर आप दुनिया में किसी भी शहर में जाओगे दोस्तों, किसी भी शहर में, इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई के अंदर भी मैंने कई बार ये पैनिक बटन देखा है। जब मैं बाली गया था, जब मैं लंदन गया था, वहां पे तो भाई हर टैक्सी के अंदर ये पैनिक बटन होता ही है। इंडिया के अंदर शहरों में अमूमन ये नहीं देखा जा रहा है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है गुड गवर्नेंस की, जिसको
इंडिया के बहुत सारे राज्य आज के डेट में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पैनिक बटन का कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैब के अंदर बैठे हो, बगल में बटन हो गया, आपको लगता है कि आप अनसेफ फीस कर रहे हो, तुरंत बटन दबा दो। जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज है, उनको पता चल जाएगा कि आप खतरे में हैं, तुरंत आपके कैब ड्राइवर के पास फोन आ जाएगा, आपको ट्रैक करने की कोशिश करनी शुरू हो जाएगी। ये होता है इसका लॉजिक, ठीक है। फिर इस नई पॉलिसी के अंदर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल यहां पे क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इन कैब एग्रीगेटर्स को बोला जाएगा कि आप कन्वेंशनल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाइए, और 1 अप्रैल 2030 तक जितनी भी कैब चल रही दिल्ली की सड़कों पे वो ओवरऑल कन्वेंशनल फ्यूल पे ना चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होके चलेंगे। ओके भाई। फिर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस पे यहां पे खासा ध्यान दिया जाएगा। ड्राइवर्स की रेमेडियल ट्रेनिंग होगी, जिनको ओवरऑल कैब एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म में गंदा रिव्यू मिल रहा है। समझ गए बात को। फिर जो बाइक टैक्सीज है, जो 2 व्हीलर राइड्स हैं, उनको भी यहां पे ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लेके आया जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि जितनी भी बाइक टैक्सीज हैं और 2 व्हीलर रेंटिंग सर्विसेज सिटी में, वो भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी। 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हिसाब से 2 व्हीलर की टैक्सी चार्जेस में भी, मतलब 2 व्हीलर की आप कह लो जो बाइक टैक्सीज हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट यहां पे किया जा रहा है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करके पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सकती हैं। पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल वाले हम सिद्धांत को लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीएनजी का, पेट्रोल का या डीजल का व्हीकल खरीदते हो, वो आपको महंगा पड़ेगा, उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट के चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम 0 चार्जेस लेंगे, फ्री में, मतलब सरकारी टैक्स कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंदर। अब धीरे धीरे स्कीम इंप्लीमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है, इन स्कीमों को एकदम से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि आप स्टेप्स लीजिए एलिफेंट्स की डेथ को रोकने के लिए। रिसेंटली हुआ क्या है कि उड़ीसा के अंदर और कुछ राज्यों के अंदर दोस्तों मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसके चलते एलिफेंट्स की मृत्यु हुई है। फिर कई बार यह देखने को मिला है कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स है वो इलेक्ट्रोल्यूक्यूशन की वजह से आप कह लो खत्म हो गए। फॉर एग्जांपल, कहीं पे वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज वाली तार पड़ी हुई है, उससे हाथी टकरा गया तो उसकी मृत्यु हो गई, या फिर ट्रांसफार्मर है वो एक इनक्लोज्ड सेटिंग में नहीं रखा हुआ तो हाथी जाके उससे भिड़ने लगा, उससे मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट ने यहां पे स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया और बोला कि भैया जो 18 एलिफेंट्स की मौत हुई है और जो 20 लोगों की मौत हुई है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 2 महीनों में, ये देखिए ठीक नहीं है। जो 18 एलिफेंट की डेथ हुई थी उसमें 4 तो ओवरऑल लाइव पावर लाइंस से लड़ने की वजह से यहां पे मर गए। तो बेसिकली यहां पे उड़ीसा की हाईकोर्ट ये बोल रही है कि अथॉरिटीज प्रॉपर तरीके से स्टेप्स नहीं ले रही है, खासकर ये जो पावर प्लांट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इलेक्ट्रोल्यूकेशन से होने वाली डेथ को सीरियसली यहां पे नहीं ले रहे। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑलरेडी यहां पे बनाया गया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। 2 महीने हो चुके हैं इसको बने हुए, बट उसको भी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसीलिए 4 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इनको यहां पे मीटिंग में बुलाया गया और यहां पे हाई कोर्ट की बेंच ने उनको डायरेक्ट किया है कि भैया 1 हफ्ते के अंदर मीटिंग कंडक्ट करके एक टाइम बाउंड प्लान बनाओ और इस टाइम बाउंड प्लान के अंदर तुम कैसे ओवरऑल लाइव पावर वायर्स और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होने वाली हाथियों की मौत है इसको रोकोगे। समझ गए बेसिकली। तो बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर ओडिशा हाईकोर्ट ने इंपोज किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस के चलते करंट लग जाता है ओवरऑल इन हाथियों को और उसकी वजह से जो मृत्यु हो जाती है तुरंत बंद होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए हैं यहां पे। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी के ऑफिसर्स है उनको बोला गया कि आप विलेजर्स को सेंसिटाइज करिए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करिए। फिर बोला गया कि ओपन ट्रांसफार्मर्स के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाइए, इंटरपोजिंग पोल्स लगाइए हाई टेंशन लो टेंशन वायर्स में। अगर इन हाई टेंशन वायर्स के टच में आ जाते हैं हाथी तो मर जाते हैं। फिर जो लो टेंशन बेयर कंडक्टर्स हैं उनको चारों तरफ एक इंसुलेटर लगाइए ताकि ओवरऑल अगर खुले में कोई हाथी जाके उनसे टकरा भी जाता है तो उसको पर्टिकुलरली यहां पे करंट ना लगे। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स को समय समय पे चेंज करिए। अपने प्राइमरी सब स्टेशंस को प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन करिए, तब जाके ओवरऑल आपकी ये जो हाथियों की इन लाइव वायर्स से टकराने की वजह से मृत्यु है वो कम हो सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन लाइव वायर्स के रिस्पेक्ट में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर इन लाइव वायर्स के चारों तरफ इंसुलेटर लगा दिया जाता है तो हाथी उससे टकरा के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पे इंसुलेटर लगा हुआ होगा, करंट नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए खर्चा आता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उतना खर्चा करना चाहती नहीं है। एलिफेंट्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए दोस्तों तो 27,000 एशियन एलिफेंट्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है।
2017 के एलिफेंट सेंसस के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कर्नाटका स्टेट में पाए जाते हैं 6049, आसाम में 5719, केरला में 3054। इंडिया के अंदर भारत सरकार क्या क्या कर रही है एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए? तो गज यात्रा एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया एलिफेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए और एलिफेंट कॉरिडोर्स को सिक्योर करने के लिए। फिर एक प्लान है माइक नाम का, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसको 2003 में लॉन्च किया गया था एज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो कि ओवरऑल अफ्रीका और एशिया में इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को रोकता है। 1992 में हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एलिफेंट करके प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी एलिफेंट के हैबिटाट्स और कॉरिडोर्स को बचाने के लिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिसेंटली महोत्स नाम का एक पर्टिकुलर पीपल ग्रुप काफी न्यूज में रहा है। महोत्स वो लोग होते हैं जो कि एलिफेंट्स के साथ काम करते हैं, एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, एलिफेंट्स के ऊपर राइड करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखो तो साउथ के एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ऐसे ही महोत्स से मिलने गए थे। वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन सा था उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, शॉर्ट टर्म फिल्म भी बनी है, जिसको इस बार ऑस्कर्स में अवार्ड भी मिला है। तो वो कौन से वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जहां मोदी जी गए थे, ये महोत्स कौन है, इस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, ये सब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स सी आप भी कितना प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल एनालिसिस पे। सबसे पहले यहां पे बात की जा रही इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की, और कुछ हद तक इंडियन स्पेस पॉलिसी को यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अप्रैल 20, 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। पिछले कई सालों से इस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के ऊपर काम चल रहा है। अब ओवरऑल आपने इस स्पेस पॉलिसी को रिलीज तो कर दिया और इंडस्ट्री ने इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सूटेबल लेजिस्लेशंस और क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। इस कंटेक्स्ट में ऑथर बोल रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को इन्होंने एक और आर्टिकल लिखा था द हिंदू के एडिटोरियल में, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कैसे फर्स्ट स्पेस एज के अंदर इंडिया की मॉडस्ट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और सेकेंड स्पेस एज के अंदर हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन काफी कुछ करना बाकी है। अब इस रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं राकेश सूद साहब समझते हैं। अर्ली 1990s में जब इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस इकोनॉमी को आप पूछते थे तो एक ही नाम दिमाग में आता था, इसरो। आज भी इसरो आता है, लेकिन आज की डेट में बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। 1990s में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट उतना था नहीं। इसरो को डिजाइन और स्पेसिफिकेशन में कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर मदद कर देता था, बट मेनली काम करने वाला स्पेस सेक्टर में इसरो ही था। जब सेकेंड स्पेस एज शुरू हुई तो प्राइवेट टीवी को लाइसेंसिंग मिलनी शुरू हुई, इंटरनेट का एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ, मोबाइल टेलीफोनी का ग्रोथ हुआ, स्मार्टफोन का इमरजेंस हुआ, और उसके चलते स्पेस सेक्टर भी धीरे धीरे करके इमर्ज होना शुरू हुआ। बट वो इंडिया के अंदर इमर्ज होना शुरू नहीं हुआ। कैसे, मैं बताता हूँ। आज की डेट में इसरो का बजट है $1.6 बिलियन, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है $9.6 बिलियन। ब्रॉडबैंड, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ऑफ 5G जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में चीज़ों को बहुत तेजी से आगे लेके आ रहे हैं। इंडिया के अंदर एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है 2030 तक इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री $60 बिलियन की होगी और 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इन सब चीज़ों के बाद भी पॉलिसी इन्वायरमेंट इंडिया के अंदर कमज़ोर पड़ा हुआ है। जो पहली सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर लाई गई थी वो 1997 में थी, और उसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी पॉलिसी लाई गई थी सैटेलाइट इंडस्ट्री के अंदर। इसको लिबरलाइज भी किया गया है कई बार, लेकिन लिबरलाइजेशन के बावजूद हम ये देखते हैं कि इंडिया के आधे ट्रांसपॉन्डर जो कि टीवी सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं भारत के घरों में, ये लीज्ड हैं फॉरेन सैटेलाइट पे। जब इंडिया का स्पेस सेक्टर इतना डेवलप हो चुका है कि हम दूसरे देश की कंट्रीज को लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भारत के घरों के अंदर जो टीवी सिग्नल्स बीम होते हैं वो फॉरेन सैटेलाइट से क्यों बीम हो रहे हैं, इंडिया की सैटेलाइट से क्यों नहीं बीम हो रहे हैं? और इन फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर ट्रांसपॉन्डर रखने के लिए हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो $500 बिलियन से ज्यादा पैसा देते हैं फॉरेन सप्लायर्स को या फॉरेन सैटेलाइट होल्डर्स को। $500 मिलियन से ज्यादा इन चीजों का खर्चा है, तो ये इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो रहा खर्चा, बाहर क्यों जा रहा है पैसा? रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी की बात की जाए तो इसको 2001 में लाया गया, 2011 में इसको अमेंड किया गया और 2016 में इसकी जगह लेके आएगी नेशनल जियोस्पैटियल पॉलिसी, जिसको फर्दर लिबरलाइज किया गया 2022 में। इंडियन यूजर्स की बात करो, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड डिफेंस एजेंसीज, ये भी $1 बिलियन एनुअली खर्च करती हैं टू प्रोक्योर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड इमेजरी फॉर फॉरेन सोर्सेस। तो इतना हमारा स्पेस सेक्टर डेवलप कर रहा है, हमारा जो टीवी सेक्टर है वो फॉरेन ट्रांसपॉन्डर्स लीज कर रहा है बाहर की कह लो सैटेलाइट्स पे। उसके बाद आप देखो तो हमारा डिफेंस सेक्टर $1 बिलियन खत्म कर रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा के लिए। तो क्या मतलब है अपने स्पेस सेक्टर को डेवलप करके जब हम अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पहले पूरा नहीं कर पा रहे हैं?
एक ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल आया था 2017 में, जिसमें एक लॉन्ग कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ। 2019 आउटगोइंग लोकसभा के साथ ये लैप्स हो गया। उसके बाद से एक नए बिल लाने की डिमांड हो रही है। 2021 तक एक नया बिल लाने की डिमांड हुई थी, बट सरकार अब तक एक नया बिल लेके आई नहीं है। फाइनली यहाँ पे एक स्पेस पॉलिसी आई है, लेकिन इस स्पेस पॉलिसी में कुछ क्वालिटेटिव इश्यूज है। एक तो एक छोटा 11 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। इस 11 पन्ने में 3 पन्ने तो सिर्फ डेफिनेशन को दिए गए। विजन दिया गया, इनेबल, इनकरेज एंड डेवलप अ फ्लोरिशिंग कॉमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस, जहां पे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पूरी प्रॉपर जगह बताई जा रही है। अब ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये होलिस्टिक नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को सक्सेस बनाने के लिए आपको बहुत से लेजिस्लेशन और कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। इंडिया के स्पेस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड लाइफ में, इसकी बात तो कर रहा है इंडियन स्पेस पॉलिसी, लेकिन ओवरऑल और बहुत सी चीजों के ऊपर ठीक तरीके से बात नहीं हो रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्या बताया जा रहा है, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए इस पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो सिविलियन और पीसफुल एप्लीकेशंस की बात करता है, लेकिन आज की डेट में स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन, पोजीशनिंग, नेविगेशन कैपेबिलिटीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है इंडिया की डिफेंस सर्विसेज के लिए। जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ हमको टक्कर लेनी है, पाकिस्तान के अपने अनस्टेबल डॉलर को हमें सुधार के रखना है, वहां पे ओवरऑल एक ऐसी स्पेस पॉलिसी जिसमें ज्यादा कुछ डिफेंस के रिस्पेक्ट में लिखा ही नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या डिफेंस सेक्टर में एक अलग स्पेस पॉलिसी यहां पे सरकार के द्वारा रिलीज की जाएगी? पहला क्वेश्चन तो ऑथर ये पूछ रहा है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी है वो एक स्ट्रेटजी निकालती है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, फिर इन स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, NSIL की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, किस प्रकार से NSIL एंट्रिक्स को यहां पे रिप्लेस करेगा, कॉमर्शियली इसरो को आगे लेके जाएगा। तो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का रोल बताया गया, बट वो रोल होलिस्टिक तरीके से नहीं बताया गया। ठीक है भाई। फिर ये बताया गया कि जो इसरो है, इट विल ट्रांजिशन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स एंड मैच्योर सिस्टम शैल बी ट्रांसफर्ड टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर बेसिकली इसरो को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ग्राउंड लेवल पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है सैटेलाइट वगैरह का, जो भी कमर्शियल वेंचर्स हैं, उसमें इसरो इंटरवीन नहीं करेगा। इसरो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, बाकी सारा काम NSIL और इन स्पेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। ठीक है ना भाई। इसरो का काम यह होगा कि टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को, प्रोसेसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के साथ शेयर करेगा, और ग्राउंड लेवल पे नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे। ये जो नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस होंगे, इनको एंड टू एंड एक्टिविटीज करने दी जाएगी स्पेस सेक्टर में, ये भी यहां पे बोला जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इन स्पेस ये सारे काम जो कर रहा है, NSIL ये जो सारे काम कर रहा है, इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम फ्रेम सेटअप नहीं किया गया, कोई पर्टिकुलर टारगेट सेटअप नहीं किए गए। जब आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप कोई बेंचमार्क सेट ही नहीं कर पाओगे। और ओवरऑल सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ये है कि हम अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरा करें, ना कि अपने आप को दुनिया भर का स्पेस सर्विस प्रोवाइडर के एक एवेन्यू की तरह यहां पे डिस्प्ले करें। तो इन स्पेस के लिए यहां पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में RBI है, सेबी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए ट्राई है, उसी प्रकार से स्पेस सेक्टर के लिए अगर इन स्पेस है तो ये इन स्पेस किस क्वांटम में, किस शेड्यूल के हिसाब से, किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रहा है, इसको क्लियर करना जरूरी है। तो नो डाउट स्पेस पॉलिसी 2023 एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां हैं, कुछ ग्लेरिंग स्किप किए गई हैं चीजें, उनको यहां पर क्लियर करने की जरूरत है। फिर अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट चीता के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका से 12 चीता है, 8 नामीबिया से है, नामीबिया वाला 1 मर गया और साउथ अफ्रीका वाले 2 मर गए। तो 15% चीता, मतलब 3 चीता आउट ऑफ 20 मर चुके हैं। हमारा टारगेट ये था कि अगले डेकेड तक 25 चीता की पॉपुलेशन हो इंडिया के अंदर। तो अपने आप में चीता जब शुरू में मरना शुरू हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेस हो रहे हैं कि यार हम लोग इतने एम्बिशियस बेसिस पे इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद भी चीता यहाँ पे मर रहे हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि दक्षा नाम की जो एक फीमेल चीता थी वो इंजुरीज की वजह से मर गई, चूंकि वो 2 मेल चीतास के साथ वायलेंट बेसिस पे इंगेज कर रहे थे, मेट कर रहे थे, और यहाँ पे इनकी मौत हो गई। तो वाइल्ड एनिमल्स में इस प्रकार की मौतें होती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जब ये चीता इंडिया के अंदर लेके आए गए तो लंबे समय तक इनको कैप्टिविटी में रखा गया। लंबे समय तक कैप्टिविटी में रखने के चलते भी जो इनका इम्यून सिस्टम है वो शायद ओवरऑल अडाप्ट नहीं कर पाया, प्लस इंडियन कंडीशंस के साथ हो सकता है इनको अडाप्ट करने की प्रॉब्लम हो रही हो।
तो ऑथर बस यही बोल रहा है कि देखिए शुरू में हमें एक सेटबैक जरूर मिला है 3 चीता की मरने की वजह से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ये प्लान है कूनो नेशनल पार्क में चीता लेके आने का, ये प्लान गलत है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस प्लान की सक्सेस लॉन्ग टर्म में भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। फिर अगला आर्टिकल है द फॉल आउट ऑफ पुतिन हेल्पिंग मेक नाटो ग्रेट अगेन। बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है और स्वीडन यहां पे नाटो ज्वाइन करने वाला। तो इन 2 कंट्रीज के नाटो ज्वाइन कर लेने से इतना समझ लीजिए कि ओवरऑल नाटो की जो बाउंड्री है रशिया के साथ वो ऑलमोस्ट दुगनी हो चुकी है। और पुतिन ने इस पर्टिकुलर यूक्रेन वॉर के चलते नाटो को फिर से यहां पे स्ट्रांग कर दिया। टेक्निकली देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए तो यूरोप के अंदर स्वीडन और फिनलैंड ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जो गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहती थी। ना ये नाटो के फेवर में जाना चाहती थी, ना ये रशिया के फेवर में जाना चाहती थी। ये अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही थी, ये किसी गुट को बिलोंग नहीं करती थी। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये दोनों कंट्रीज इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई कि इनको ये समझ में आया कि कल की डेट में रशिया अगर हम पे अटैक कर देता है तो भाई हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे आनन फानन में आके नाटो ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी आइडिया नहीं था कि ये 2 कंट्रीज नाटो ज्वाइन कर लेंगी। रीजन बीइंग नाटो ज्वाइन करने के चलते इनके ऊपर भी बहुत से ऑब्लिगेशंस आते हैं, इनको बहुत सा खर्चा करना पड़ेगा, नाटो की फोर्सेस को अपनी जमीन पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, अपनी जीडीपी का एक बड़ा पार्ट मिलिट्री के ऊपर देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो यहां पे तो यूरोपियन कंट्रीज यहां पे रशियन एडवांसेस के अगेंस्ट एक प्रकार से यूनाइटेड नजर आ रही हैं और ये यूनाइटेड होना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जैसे कि फ्रांस होगी, जर्मनी होगी, ये इकोनॉमिकली बहुत एडवांस है और इनकी इकोनॉमी चाइना के साथ बहुत हद तक एसोसिएटेड है। इस समय पे चाइना रशिया के साथ बहुत हद तक मिला हुआ है। तो आगे आने वाले समय में चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी हमें पता नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जहां पे इंगेज कर रहा था इंडिया बायलैटरली। अब प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये 2 कंट्रीज भी नाटो के ब्रैकेट में आ गई हैं तो नाटो का इन्फ्लुएंस इन 2 कंट्रीज पे आएगा। तो इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस के चलते इंडिया किस हद तक बायलैटरली इन कंट्रीज के साथ इंगेज कर पाएगा रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए, ये अपने आप में एक डाउटफुल फैक्ट हो चुका है। क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्मल कर ओवरऑल नाटो के मैकेनिज्म से अलग थी, बट जब 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज यहां पे ज्वाइन करती हुई नजर आ रही हैं नाटो को, तो नाटो का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इन कंट्रीज की जियोपॉलिटिक्स में भी बढ़ेगा। तो इस जियोपॉलिटिक्स में ये 2 कंट्रीज किस हद तक प्रो रशियन कंट्रीज के साथ इंगेज कर पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके साथ साथ रशिया और चाइना के रिश्ते भी, चूंकि रशिया का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है तो चाइना के साथ उसकी करीबी बढ़ रही है। कल की डेट में रशिया चाइना के ऊपर और डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंसी इंडिया के फेवर में नहीं जाएगी। इस प्रकार की भी कुछ नर्वसनेस है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। और एंड में पोखरण आर्टिकल की बात की गई है। 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण टेस्ट हुए। ओवरऑल ऑथर यहां पे बोल रहा है कि सब लोगों को लगता है कि बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर ये जो टेस्ट किए तो इन टेस्ट को कंडक्ट करने के पूरी की पूरी क्रेडिट बीजेपी को जाता है। बट ऑथर यहां पे बोल रहा है नहीं भाई, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे इंडिया के सिंस इंडिपेंडेंस सबको ये क्रेडिट जाता है। जवाहरलाल नेहरू जरूर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को मानने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने भी एक समय पे ये बात बोली थी कि स्टीम पावर में हम एडवांस ना होकर अपने आप को दुनिया में हमने पीछे छोड़ दिया, हम कुछ कंट्रीज के गुलाम बन गए। तो आज की डेट में न्यूक्लियर पावर को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हम स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को मानने वाले इंसान थे। अगर उनके ऊपर ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता तो वो न्यूक्लियर पावर को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। लेकिन उसके बाद के अगर प्राइम मिनिस्टर्स को देखो तो आपको समझ में आएगा कि 1974 में, सबसे पहले 1964 की बात कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जब चाइना ने लॉपनौ टेस्ट साइट पे 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब ओवरऑल लाल बहादुर शास्त्री ने होमी जहांगीर बाबा, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे, इनको ग्रीन सिग्नल दिया कि तुम भी इंडिया के न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन को पेरूज करो। तो शुरुआत की लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद आया इंदिरा गांधी जी का नंबर। इंदिरा गांधी जी ने मई 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट यहां पे सैंक्शन किया, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर टेस्ट के आर्किटेक्ट थे राजा रम्मान। ओके 1988-1989 में राजीव गांधी जी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की। ये प्रीमियर रिसर्च एजेंसीज बनके उभरी इंडिया की, और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हिस्टोरिक शक्ति टेस्ट हुए। ये शक्ति टेस्ट इसलिए हो पाए, ये परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए हो पाए क्योंकि पहले के प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारी ओवरऑल जो न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी थी उसको ओवरऑल ग्रेजुअली डेवलप होने दिया। और जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए उसके बाद यूएस की तरफ से खतरनाक सैंक्शंस लगे। ये सैंक्शंस ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाए क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर
बहुत बड़ी डेमोग्राफी, बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला इलाका था। तो लॉन्ग टर्म में यूएस को भी समझ में आया कि इंडिया को लंबे समय तक आप आइसोलेट नहीं कर सकते, और यही यूएस था जिसने 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया को आइसोलेट कर पाना लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा आसान नहीं था। जब ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इंडिया ने कर ली, उस समय पे भले ही न्यूक्लियर सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए गए, मतलब सैंक्शंस लगाए गए यूएस की इकोनॉमी के द्वारा इंडिया के ऊपर, बट बाद में वो सैंक्शंस यहाँ पे हटाए भी गए। आज की डेट में अगर आप यूक्रेन को देखो तो यूक्रेन रशिया के सामने सफर कर रहा है। रीजन बीइंग यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, और एक समय था जो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उसने विलिंगली छोड़ दिए। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने पॉलिसी मेकर्स को, इसमें सारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के। ओवरऑल उनकी फोर साइटेड थॉट के चलते आज की डेट में इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। चाइना जैसी कंट्रीज 100 बार सोचेंगे इंडिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेने से पहले। तो आई होप ये आर्टिकल दोस्तों आपको समझ में आया हो, ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।